तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। और मैं हूं डियर साथियों आपके साथ राहुल सर, है ना। तो डियर साथियों, आज शकल मकल पे मत जाना यार, हालत मालत पे मत जाना। अभी मैं यार जस्ट ऑफलाइन क्लास लेकर आया हूं और तुरंत ना मैं आपके साथ आपकी वीडियो भी देना थी तो मेहनत करने आज आकर जुट गया, ठीक है ना। तो भैया आज जो है ना हम सॉरी भाई, है ना, करने वाले हैं नैनस्ट समीकरण, नैनस्ट इक्वेशन। नैनस्ट समीकरण या नैनस्ट इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि नैनस्ट समीकरण क्या है, इसकी क्या आन पड़ी जरूरत कि हमें नैनस्ट समीकरण देना पड़ा, ये किस काम में आता है, ये सारा कुछ जानेंगे अच्छे से। टेंशन नहीं लेना है ना, आपको समझना है। तो सबसे पहले यार भाई एक बात जान लो कि जो नैनस्ट समीकरण है ना, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड पर, किस पर भैया, धातु के इलेक्ट्रोड पर, किस पर, धातु के इलेक्ट्रोड पर, किस पर भैया, इलेक्ट्रोड पर। तो भैया किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड पर ताप का और किसका भैया, सांद्रता का, ताप का और किसका भैया, सांद्रता का प्रभाव समझाने के लिए, ठीक है ना। किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड, कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड होता है, हो सकता है, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड पर ताप का और सांद्रता का प्रभाव समझाने के लिए जो नैनस्ट महोदय थे उन्होंने यह समीकरण दिया था। क्या क्या प्रभाव समझाने के लिए, ताप का और सांद्रता का। अच्छा सर, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोड पर, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोड पर। बेसिकली अगर मैं बता दूं, ताप और सांद्रता बढ़ाने पर धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो बढ़ जाता है। मोस्टली केसेस में ताप और सांद्रता बढ़ाने पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो और इसी प्रभाव को समझाने के लिए इन्होंने अपना समीकरण दिया। सर क्या होता है वो समीकरण, बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना, टेंशन मत लो, वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो पहले देखो, आपको एग्जाम में भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखो आप। तो बेटा मैंने कुछ यहाँ शब्द लिखे हैं, देखो जो मैंने अभी बोला जस्ट वही शब्द है। क्या लिखा है मैंने, नैनस्ट नामक वैज्ञानिक ने धातु के इलेक्ट्रोड पर आयनों की सांद्रता, अभी देखा आपने, और ताप का प्रभाव समझाने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नैनस्ट समीकरण कहते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको, है ना, इतना ही अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। चलो अब हमने बता दिया ना, आयनों की सांद्रता और ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा इलेक्ट्रोड विभव पर। ताप और सांद्रता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या इलेक्ट्रोड पर ताप और सांद्रता का प्रभाव देखा था ना, तो एक इलेक्ट्रोड की जो है ना हम अपचयन अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया, माना सामान्यतः किसी इलेक्ट्रोड की अपचयन अभिक्रिया हम मान लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक कोई इलेक्ट्रोड है ना, है ना, उसकी अपचयन अभिक्रिया लिख रहा है। तो मान लो हमारे पास M क्या है, कोई धातु है जिस पर 2+ आयन है। कितना आयन है, 2+ आयन है। तो अगर इस धातु को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, अपचयन अभिक्रिया है ना, अपचयन कराना, और अपचयन में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना पड़ते हैं। तो हमने अगर M2+ को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिए तो ये काय में बदल जाएगा भैया, M में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। अगर यहाँ 2 की जगह यहाँ N होता तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पड़ते, N ग्रहण कराने पड़ते। तो ये काय में बदल जाता, M में ग्रहण, M में बदल जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर भैया M का क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर M का तो यहाँ अपचयन हो रहा है। M का क्या हो रहा है भैया, तो M का तो यहाँ अपचयन हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर अब जब इसका अपचयन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। उल्टा होता है ना, इसका क्या हो रहा है, अपचयन, तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। उल्टा होता है ना, होता है कि नहीं, ठीक है। तो जब इसका अपचयन हुआ, जब इसने इलेक्ट्रॉन किए तो ग्रहण किए तो काय में बदल गया, M में, तो इसका तो अपचयन हो गया, बट इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर ये मान के चलो एक्वस के फॉर्म में है, एक्वस मतलब जलीय विलयन की अवस्था में, क्योंकि आयन जलीय विलयन में ही मिलती है, ठीक है। और यहाँ जो M है, मान लो कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। धातु तो मूल धातु, M फॉर मेटल, मेटल मतलब धातु, तो धातु तो सॉलिड अवस्था में होती है, और आयन हमेशा जलीय अवस्था में होता है। तो ये एक्वस मतलब जलीय अवस्था में, ठीक है ना। चलो ये है अभिक्रिया। तो अगर मैं इस पर नैनस्ट समीकरण अप्लाई करूं कि भाई इसके लिए नैनस्ट समीकरण क्या होगा, क्योंकि नैनस्ट समीकरण की आपको 12th में स्थापना नहीं दी गई, आपको डायरेक्ट नैनस्ट समीकरण बताया गया। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, नैनस्ट समीकरण याद रखना, और किसी अभिक्रिया पे कैसे अप्लाई होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तब अब नैनस्ट समीकरण के अनुसार, तो भैया अगर नैनस्ट समीकरण के अनुसार हम यहाँ पर जाएंगे तो इसके लिए जो नैनस्ट समीकरण है वो क्या होता है, तो नैनस्ट समीकरण होता है भैया ई सेल मतलब सेल,
सेल का ई क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, हमने आपको पढ़ाया ना, ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। तो ई सेल मतलब सेल का इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मतलब सेल का मानक इलेक्ट्रोड, ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, और ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। अब फिर क्या आता है, तो भैया फिर माइनस आता है, फिर क्या आता है, RT आता है, बटे में क्या आता है, N, और ये आपका F है ना। इसके बाद Ln आता है, क्या आता है, Ln। और भैया ऊपर जो है वो अपचयित अवस्था आती है, किस कौन सी अवस्था आती है, अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था, ठीक है ना। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट भैया सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, किसको, सांद्रता को। पिछली क्लास में आपने 11th में सांद्रता ज्ञात करने की सॉरी गुलबर्ग और बागे का या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था। साम्य स्थिरांक को डिफाइन करता है कि नहीं करता है, और वर्गाकार ब्रैकेट किसको बताता है, सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास को बताता है कि नहीं। तो भैया यहाँ जो वर्गाकार जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट, ये आपको किसको बता रहा है, सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास को बता रहा है। अपॉन नीचे आता है ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था, ठीक है, ऑक्सीकृत अवस्था, ये भी वर्गाकार ब्रैकेट में रखा जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये नाइनाइट समीकरण होता है, ये क्या होता है, नाइनाइट समीकरण। अब कौन क्या है मैं सब बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये नाइनाइट। अब भैया अपचयित कौन हुआ है, M, और ऑक्सीकृत कौन हुआ है, M2+। ऑक्सीकृत क्या कौन हुआ है, M2+, और अपचयित कौन हुआ है, M हुआ। तो ऊपर अगर इसमें फुली अप्लाई करें तो ये अपना क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस RT अपॉन NF, और ये आपका Ln, और अपचयित अवस्था में कौन है, M, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे भैया, M लिख दोगे, ठीक है। और नीचे ऑक्सीकृत अवस्था में कौन है, M2+, तो नीचे क्या लिख दोगे, M2+। क्लियर है बात यहाँ पर। मैं अब भैया आराम से चल रहा हूँ, बहुत स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, टेंशन मत लो। क्या यही बात आएगी सामने आपके, अब बोलोगे हाँ सर कोई परेशानी नहीं है। तो भैया ये है नाइनाइट समीकरण, ये क्या है, नाइनाइट समीकरण, ये क्या है, नाइनाइट समीकरण। अच्छा सर ये नाइनाइट समीकरण है, इसमें ये तो पता ही नहीं कौन कौन क्या है। तो देखो आप देखो, जहां ई क्या है, तो भैया ई है इलेक्ट्रोड विभव, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। ई क्या है भैया, इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। सर ई नॉट क्या है, तो ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर सर आर क्या है, तो आर तो भैया आपको पता है ना, क्या है, गैस नियतांक है, क्या है, गैस नियतांक है। तो ये हमने रख दिया गैस नियतांक। और गैस नियतांक जो आर है इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, गैस नियतांक जो आर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो भैया आप हमें कमेंट में अभी कमेंट करके बताओ कितनी होती है, ठीक है। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आर की वैल्यू होती है, ठीक है। टी क्या है, देखो एम क्या है, तो एम तो भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसने इसमें एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अगर एन की जगह 2 होता तो एन का मान 2 हो जाता, 3 होता तो 3, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। एफ क्या है, तो भैया एफ तो है फैराडे नियतांक, क्या है, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। और इस फैराडे नियतांक एफ का मान कितना होता है भैया, 96,500 कूलम। आपको फैराडे के नियम पढ़ाए थे उसमें बताया था, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, एक और बचा टी, तो टी क्या है भैया, परमताप है, क्या है भैया, टी परमताप है। और परमताप का मान कितना होता है भैया, 298 केल्विन, 298 केल्विन। ये किसका मान है, परमताप का मान है, क्लियर है। ये किसका मान है भैया, परमताप का मान है। एक सेकेंड, है ना। तो ये आप इतना सारा आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं हटा रहा हूं,
ये जो है ना इस तरफ वाला जो भी लिखा है मैंने उसका स्क्रीनशॉट लो। एक बार मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, हटा दो इसको। ये बात है आपको लिखना है, अभी मैं और बढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने पेपर में बता दूंगा कितना लिखना है आपको, है ना, पेपर में बता रहा हूँ कितना लिखना है। देखो अगर पेपर की बात करें तो पेपर में तो भैया आप इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। आगे भैया लेकिन न्यूमेरिकल आएंगे तो फिर क्या करोगे आप, टाइम टाइम खुश हो जाएगी ना, न्यूमेरिकल भी तो करना पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि अब न्यूमेरिकल का जमाना, एनसीईआरटी का जमाना, न्यूमेरिकल तो आएंगे, फिर क्या करोगे आप। तो थोड़ा सा और सीख लो, ठीक है। तो इतना आप पेपर में कर सकते हो, इसके आगे थोड़ा सा एक स्टेप और कर देना पेपर में। तो इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। आ जाओ इधर देखो, आप ध्यान से समझो मेरी बात को, अच्छे से समझो, ठीक है ना। चलो अब इस सब बारे में बात हुई, अब एलएन के बारे में बात नहीं हुई। तो भैया एलएन क्या है, तो अब जहां में तो चल ही रहा है, ये सब जहां में ही चल रहा है ना, मैंने दो दो जगह लिखा दिया, आप इनको चाहो तो एक ही जगह कर सकते हो, ठीक है ना। जहां एल एम है वो है भैया साम्य स्थिरांक। क्या है, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। और जो साम्य स्थिरांक या लॉगरिथम स्थिरांक भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है भैया 2.303 log 10, log 10 इसकी वैल्यू ये होती है ना। ln log भी मान सकते हो, ये log है, लॉगरिथम स्थिरांक या साम्य स्थिरांक की इसकी वैल्यू ये होती है। अगर हम इन सारी वैल्यू को उठा के यहां रख दें, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इन सारी वैल्यू को उठा के कहां रख दूं भैया, यहां रख दूं, इसमें रख दूं इसमें, तो देखो इधर, तो भैया क्या बनेगा, तो देखो इधर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है भैया, तो आर की वैल्यू है 8.314। टी कितना है, तो परम ताप है टी, और टी का मान कितना होता है 298, ठीक है, वटे एन, कोई दिक्कत नहीं, एन एन ही रहने दो। एफ कितना है, तो भैया एफ है फैराडे नियतांक। एफ क्या है, फैराडे नियतांक, जिसका मान है 96,500, 96,500। अब एल एन क्या है, तो एल एन की जगह आप क्या लिख सकते हो, बोलो भाई जल्दी बोलो, एल एन की जगह क्या लिख सकते हो। तो सर एल एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 2, एल एन की जगह 2.303 और ये log 10, ठीक है ना, log 10। अब देखो ये सब वैल्यू रख दी, ये जो का त्यों है, आर की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू एन की, एन जो का एल एन की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर एल एन की वैल्यू रख दी। अब ऊपर क्या है, तो भैया ऊपर एम है, ठीक है, और एम कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और एक सेकेंड, अलग अलग ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे भैया, अलग अलग, ठीक है। चलो फिर क्या है भैया, नीचे एम एन प्लस है, ये भैया एन है ना, एन है ना, एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए थे ना, तो एन आना चाहिए, गलती से हो गए, ठीक है, एन प्लस। ये कौन से फॉर्म है, तो ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी लाइन बना दे रहा हूँ, ये है ना। अब बेटा जब मैं इनको सबको गुणा भाग करूंगा, आप लोग गुणा भाग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इनका गुणा भाग करता हूं ना भाई, जब मैं इनका गुणा भाग करता हूं ना, तो भैया ये निकल के आता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। ये सारा कुछ जो जितनी भी संख्या है ना, इन सारी कुछ संख्याओं को जब मैं सॉल्व करता हूं तो आता है 0.0591 एन जो का त्यों रहे, एन जो का त्यों। और ये आपका लॉग क्या है, लॉग, और ये m अपॉन m सॉलिड, ठीक है, और ये m n प्लस, और ये कौन से फॉर्म में है, अरे यार बार बार ये गलती हो रही है, ये ठीक है, ये एक्वस के फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में एक्वस। तो ये फाइनली आपका ये जो बन जाता है, यही आपका क्या है, यही आपका भैया नाइनर समीकरण है। इतना आप अगर कॉपी में कर देते हो ना, एग्जाम कॉपी में, तो यार भाई यार बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो यार बहुत ही सोने में सुहागा हो जाएगा, फिर यार कुछ पूछना ही नहीं है आपसे, है ना, इतना अगर आप पेपर में कर देते हो। लेकिन बेटा अगर मैं एक चीज और आपको बताऊं, थोड़ा सा स्पेस देख लो, हाँ है, कोई परेशानी नहीं। ये धातु यहाँ पर शुद्धतम अवस्था में, एम फॉर क्या है, धातु। अगर कोई धातु या फिर किंतु लगा दो यार, ये है ना, मुझे यार ये बिंदी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। किंतु यार कोई भी धातु अगर शुद्ध अवस्था में है तो उसके लिए जो साम्य स्थिरांक है वो 1 होता है। सॉलिड स्टेट में ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसकी वैल्यू देखो, अपन 11th में न्यूमेरिकल किए थे उसके,
सक्रिय द्रव्यमान के। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए क्या रख दिया जाता है, 1 रख दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ये होता है, अगर शुद्ध अवस्था है तो शुद्ध अवस्था में उसके लिए 1 रख दिया जाता है। उसके लिए एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इसकी जगह मैं 1 रख दूं, अगर मैं इसकी जगह क्या रख दूं, 1 रख दूं, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1, है ना। तो अब जब 1 आ जाएगा तो ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये लॉग, ये तो 1 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, एम एन प्लस, और ये एक्वस है, एक्वस है ना, ये एक्वस है ना, तो ऐसा ये बन जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको करना हो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो अब आगे मेरी बात सुनो मेरे भाई, आगे मेरी बात सुनो, आगे थोड़ा सा मैं अब आपको न्यूमेरिकल के लिए अब काम आएगा चीजें। अब जो है ना, मैं वो चीजें करा रहा हूँ जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है ना। तो इधर सुनो, है ना। चलो इसको हटा दे रहा हूँ सबको, अब समझ गए ना कितना पेपर में करना है, क्या करना है, ये समझ गए। चलो अब इन सारी चीजों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इन चीजों को कट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ये आप सारा कुछ समझ गए, इन चीजों को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इनको कट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं जो अच्छी चीज बता रहा हूँ बेटा, वो न्यूमेरिकल में काम आएगी। किस में काम आने वाली है भैया, न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। आ जाओ जरा देख लो, अच्छे से समझ लो। मैं बेटा एक कोई अभिक्रिया है मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास एक कोई अभिक्रिया है, मान लिया ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, यहां से बन रहा है सी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद। ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। यही है ना, ठीक है। तो अगर बेटा मैं इस अभिक्रिया पे, अगर मैं इस अभिक्रिया पे नया समीकरण लगाऊं, तो अगर कोई ऐसी अभिक्रिया इस रूप में अभिक्रिया होती है, तो इस रूप में अभिक्रिया जो होती है उसके लिए जो नैनस समीकरण होता है, उसके लिए जो नैनस समीकरण होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो नैनस समीकरण है बेटा वो ये है, देखो आप इधर समझो, E इज इक्वल टू ई नॉट, अब सेल में ले लिख रहा हूं, है ना, माइनस 0.0591 अपॉन एन, अपॉन एन तो चली रहा है, अपॉन एन तो चली रहा है, और इधर क्या चल रहा है, लॉग, क्या चल रहा है, लॉग, है ना, लॉग चल रहा है, ठीक है। और ऊपर हम क्या लेते हैं, अपचयित अवस्था, नीचे ऑक्सीकृत अवस्था। लेकिन अगर इस टाइप की कोई अभिक्रिया है तो अपचयित और ऑक्सीकृत अवस्था नहीं आएगी। इस टाइप की अभिक्रिया के लिए ऊपर उत्पाद आयन आएंगे। कौन से आयन आएंगे, उत्पाद आयन, और नीचे कौन आएगा, नीचे आएगा अभिकारक आयन। क्या आएगा, अभिकारक आयन, अभिकारक आयन, अभिकारक आयन, ये आएंगे। क्या आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे इस टाइप की अभिक्रिया के लिए। तो मान के चलो ये आयन है, मान के चलो अगर ये आयन होते, क्या होते हैं, आयन, है ना। अब आयन के लिए एक बात बना ले रहा हूं, जैसे मान के चलो Mg है, क्या है, Mg है, यहाँ पर Ag2+ है, ठीक है, और यहाँ पर Mg2+ है, और यहाँ पर मान लो Ag, क्या है, Ag। तो अब मुझे बताओ इस अभिक्रिया में उत्पाद वाला आयन कौन है, तो उत्पाद वाला आयन Mg2+, कौन है, Mg2+। और अभिकारक वाला आयन कौन सा है, तो अभिकारक, ये इस तरफ अभिकारक होता है, इस तरफ उत्पाद होता है, तो ये उत्पाद है और ये क्या है, अभिकारक है। क्या है, ये अभिकारक। तो अभिकारक नीचे आएगा और उत्पाद कहाँ है, ऊपर। तो इसके लिए जो आपका नैनस समीकरण है वो क्या हो जाएगा भैया, E नॉट माइनस 0.091 अपॉन n log 10, और ऊपर उत्पाद आयन क्या है, Mg2+, Mg2+, वर्गाकार ब्रैकेट लगा है, मतलब Mg2+ का सक्रिय द्रव्यमान। और अभिकारक आयन कौन है, तो Ag2+, तो Ag2+ का क्या हो गया, सक्रिय द्रव्यमान। Ag2+ का क्या हो गया, सक्रिय द्रव्यमान हो गया, क्या ना। अगर इस टाइप की कोई अभिक्रिया है तो उसके लिए ये होता है नैनस समीकरण, बस ये चेंज हो जाता है। और ये तो भैया जो साम्य स्थिरांक है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ये चेंज हो जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। अब चलो ये हो गया। अब मैं आपके लिए एक और दे रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे पास एक अभिक्रिया है, यहां लिखा है Zn, क्या लिखा है, Zn, और यहां लिखा है Cu2+, यहां लिखा है बेटा Zn, और यहां लिखा है, क्या लिखा है भैया, यहां लिखा है Zn2+,
सॉरी Cu2 प्लस। यहां बन गया भैया Zn2 प्लस और यहां है Cu। मैं बोलूंगा इस अभिक्रिया में आप नैनस समीकरण लगाओ, तो इस अभिक्रिया के लिए नैनस समीकरण क्या हो जाएगा, तो भैया इस अभिक्रिया के लिए नैनस समीकरण हो जाएगा E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n। अब ऊपर कौन आता है, उत्पाद, तो उत्पाद आयन कौन है, Zn2 प्लस, तो ये लॉग लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, तो ये Zn2 प्लस और नीचे कौन आ जाएगा Cu2 प्लस। अभिकारक आयन ये है और ये उत्पाद आयन है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरे डियर साथियों, आज की वीडियो को फिर हम यहीं रोकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक दिल से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इसके न्यूमेरिकल चाहते हो कि हाँ सर इसके न्यूमेरिकल भी कराओ, तो टेंशन मत लो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, करो सर न्यूमेरिकल, हम बिल्कुल भी कराएंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इसके न्यूमेरिकल कराओ तो जरूर कराएंगे, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।